बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ईज़ी लर्निंग विद अवैस में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है स्टेप्स इन अ रिसर्च प्रपोज़ल। आज हम देखेंगे कि रिसर्च प्रपोज़ल लिखने के लिए जो अहम इक़दामात हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्टेप्स हमें रिसर्च प्रपोज़ल के लिए लिखना ज़रूरी है और उनमें क्या कुछ लिखा जाता है, और एक जो स्टैंडर्डाइज़ फॉर्म है रिसर्च प्रपोज़ल की वो कैसे होनी चाहिए। इसके अलावा मुख्तलिफ़ नौइयत के रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए मुख्तलिफ़ नौइयत के जो डाटा होता है उसकी कमी बेशी होती रहती है, लेकिन एक जो स्टैंडर्डाइज़ फॉर्म है, जो स्टेप्स की सीक्वेंस होगी, उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो आइए अब हम इन्हें मज़ीद देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं और इनमें क्या कुछ किया जाता है। रिसर्च प्रपोज़ल के टोटल 9 स्टेप्स हैं, और ये वो स्टेप्स हैं कि जो कि हर रिसर्च प्रपोज़ल में लाजमी तौर पे इसी सीक्वेंस से लिखे जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। और अब हम बारी बारी इन सब के बारे में देख लेते हैं कि कौन सा स्टेप क्या है और इसमें क्या कुछ शामिल करना है, हमने क्या कुछ लिखना है, क्या कुछ इसमें लिखना ज़रूरी है। तो पहले नंबर पे हम इसमें देखते हैं कि जी पहले नंबर पे है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है कि ये एक पूरे हमारे रिसर्च प्रपोज़ल की समरी है, और हर पॉइंट के जो मेन हेडिंग्स हैं उनके रिलेटेड जो उनके पॉइंट्स हैं वो हम इसमें डिफ़ाइन करेंगे कि जो भी नया बंदा हमारे रिसर्च प्रपोज़ल को देखेगा वो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट को देखेगा, और एब्स्ट्रैक्ट को देखते हुए ही उसे सारे प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू हो जाना चाहिए कि हमारे प्रोजेक्ट में जो हमने प्रपोज़ल पेश किया उसमें क्या कुछ मौजूद है और हम किस बेस पे काम कर रहे हैं, हमारी कॉस्ट क्या होगी और एट्सट्रा। तो इसमें ये कुछ 2 पॉइंट जो बहुत अहम हैं वो लिखे गए हैं कि एज़ आलवेज़ द एब्स्ट्रैक्ट इज़ द की एरिया वेयर ऑल द एवेलुएटर चेक फर्स्ट। वही बात जो हमने पहले की है कि जो भी बंदा एवेलुएशन करेगा हमारे रिसर्च प्रपोज़ल की, वो सबसे पहले हमारे एब्स्ट्रैक्ट को देखेगा। एब्स्ट्रैक्ट एक किस्म की रिसर्च प्रपोज़ल की जान है कि इसी की बेस पे हमारा सारा जो होता है प्रपोज़ल वो रिलाई कर रहा होता है। अच्छा, इसमें पहला पॉइंट है इट शुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्पी इन 5 to 7 लाइन्स। यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे 5-7 लाइनें 10 लाइनें जो हैं वो इसमें होनी चाहिए। यानी अगर हम एब्स्ट्रैक्ट को ज़्यादा लंबा करेंगे तो वो पढ़ने वाला उससे ताहट महसूस करेगा उससे गो थ्रू होने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट हो वो कंसाइज़ हो। जितना कंसाइज़ होगा, ब्रीफनेस होगी उसमें, उतना वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। ए इम्प्रेसिव एक्सप्लेनेशन अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ योर रिसर्च एंड व्हाट्स योर प्रपोजल और आइडिया इन मीटिंग द प्रॉब्लम। जो आपकी एक्सप्लेनेशन है अपने रिसर्च प्रपोज़ल के बारे में या अपने आइडिया के बारे में, जो आप आइडिया पेश कर रहे हैं कि मैं इस प्रॉब्लम को कॉप विद करने के लिए, निपटने के लिए मैं ये टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ या इस तरह से मैं इसे ओवरकम करूँगा, तो वो उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो इम्प्रेसिव हो, वो थोड़ी सी हट के हो, जिससे आपका वो फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन वाला जो एक असर है वो बाकी रहे, और देखने वाला आपके एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ते हुए बाकी सारी बात समझ के आपके प्रपोज़ल को कंसीडर करने पे वो कायल हो जाए। अच्छा जी, इसके बाद हमारे दूसरे नंबर पे आ रहा है इंट्रोडक्शन। तो इसके बारे में ब्रीफ सी स्टेटमेंट्स मैंने अपनी स्लाइड में पेश की हैं, वो अब हम देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन। द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रपोजल इज़ द इंट्रोडक्शन। एन इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स। यानी वही बात है एब्स्ट्रैक्ट वाली कि एब्स्ट्रैक्ट के बाद इंट्रोडक्शन जो है हमारा वो भी बहुत मानी खेज़ चीज़ है कि जो हम अपनी प्रॉब्लम के बारे में जो इंट्रोडक्टरी पैरा दे रहे हैं
वो सारी हमारी कारकर्दगी को ज़ाहिर कर देगा कि हम अपने सब्जेक्ट पे किस कदर अबूर रखते हैं, हमें उस प्रॉब्लम का किस कदर रिसर्च बेस हमने तज्ज़िया किया हुआ है और हम उसके लिए किस कदर कारआमद साबित हो सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमें जो जिन दो बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए वो ये होंगी कि द इंट्रोडक्शन मस्ट हैव 5 to 7 लाइन्स विच हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द डोमेन। यानी इंट्रोडक्शन में 5 से 7 लाइन लाजमी तौर पे शामिल होनी चाहिए जो कि उस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस, उस प्रपोज़ल का जो मेन पॉइंट है जिस पे हम रिसर्च करना चाह रहे हैं उसके इम्पोर्टेंस के बारे में हो। दिस एन आई ओपनिंग कंटेंट ऑफ योर रिसर्च सो इट जनरली होल्ड्स द 20% to 30% ऑफ द एक्सेप्टेंस रेशियो ऑफ द प्रपोज़ल। यानी ये एक किस्म का हमारे रिसर्च प्रपोज़ल का ओपनिंग मटेरियल होता है, सारा ओपनिंग कंटेंट होता है। और जो हमारा प्रपोज़ल की एक्सेप्टेंस की जो बेस है या डिपेंडेंस है उसका 20 से 30% जो है इस पे बेस करता है। यानी इन्हसार उसका एक्सेप्टेंस का 20 से 30% इंट्रोडक्शन पे होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास है प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन ए रिसर्च प्रपोज़ल। इसमें हम असल में वो गैप फाइंड करेंगे जो हमारी करंट प्रॉब्लम में और उससे पहले इस प्रॉब्लम पे जो रिसर्च हो चुकी है उसमें जो मौजूद गैप है वो फाइंड करेंगे हम। इसकी डिटेल कुछ इस तरह से है। ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज़ बिल्ड बेस्ड on the valuable research questions such as what is the problem that you have identified in your research area। यानी जो प्रॉब्लम स्टेट होती है वो हम बनाते हैं अपनी उन सवालात पे, उन तहकीकी सवालात की बुनियाद पे कि जो हमने अपने रिसर्च एरिया में प्रॉब्लम फाइंड की होती है उसकी बेस में हम ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बनाते हैं। यानी हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है उसमें हमारी वही जो हमने रिसर्च करनी होती है उसका लुब्बे लुबाब बयान किया जाता है। और या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि और व्हाट इज़ द करंट प्रॉब्लम फेस्ड एंड व्हाट आर इट्स परसिस्टिंग इफ़ेक्ट्स। यानी हमारी मौजूदा जो प्रॉब्लम है जो हमें दरपेश है वो क्या है और इसकी वजूहात क्या हैं, असबाब क्या हैं। और आल्सो इट मस्ट फॉलो सम इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट विच आर मेंशन बिलो। और इसकी कुछ ख़ास जो हैं खुसूसियात, एट्रीब्यूट्स हैं जिन्हें हम नीचे बयान कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी उसमें क्या क्या ख़ास बातें जो हैं वो मद्देनज़र रखी जाएंगी। पहले नंबर पे है गुड रिसर्च क्वेश्चंस यूजली आर रिटन विद 1 to 3 लाइंस अलॉन्ग विद द रीज़न फॉर आस्किंग दोज क्वेश्चंस। यानी कि इसमें हम जो एक अच्छा सवाल प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें ये ख्याल रखेंगे कि वो 1 से 3 लाइनों पे मुश्तमिल हो और सवाल पूछने की जो वजह है, जो सबब है, जो काज है उसका, वो भी उसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर ही पाया जाए। नंबर 2 पे है प्रॉब्लम स्टेटमेंट इंक्लूड्स द मेन रिसर्च मोड्स सच एज कंसेप्चुअल, थ्योरेटिकल, एम्पिरिकल एंड नॉर्मेटिव एज अप्रोप्रिएट एंड रैशनल। दूसरे नंबर पे हम ये ख्याल रखेंगे कि जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें रिसर्च का जो तरीक़ाकार है वो शामिल होना चाहिए कि वो कंसेप्चुअल है, सोच पे मबनी है, थ्योरेटिकल होगी, एम्पिरिकल होगी, नॉर्मेटिव होगी, अप्रोप्रिएट, रैशनल। कौन सी बेस पे हम रिसर्च जो है कंडक्ट करेंगे वो उस रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसी के पैटर्न के मुताबिक हो। नंबर 3 पे है हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च प्रपोजल whether it is applicable in academic or in other areas of the research।
तीसरे नंबर पे हम रिसर्च प्रपोज़ल की अहमियत को वाज़ह करेंगे कि ये जो हमारा रिसर्च प्रपोज़ल है ये एकेडमिकली एप्लीकेबल होगा या रिसर्च के किसी और एरिया में, यानी इसका फ़ायदा एकेडमिकली हमें होगा, इसे हम अप्लाई एकेडमिकली कर सकेंगे या किसी और रिसर्च पर्पज़ के लिए इसे यूज़ किया जा सकेगा। इसके बाद नंबर 4 पे है हमारे पास पर्पज़ ऑफ द स्टडी, यानी कि हमारी ये रिसर्च कंडक्ट करने का, हमारी ये रिसर्च करने का पर्पज़ क्या होगा, उसका क्या मकसद होगा हमारा ये काम करने का, उसके जो नताइज होंगे वो क्या समरात लाएंगे, उससे क्या फ़ायदा होगा। This section briefly describes the purpose of your study and why you going to do this study in a crisp and clear manner। यानी इस मरहले पे हम अपने स्टडी का, अपनी रिसर्च का पर्पस बताएंगे कि हम ये जो रिसर्च कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, इसके करने का मकसद क्या है और इससे क्या नताइज अख़ज़ किए जाएंगे, ये हम बिल्कुल वाज़ह तौर पे बताएंगे। नंबर 5 पे हमारे पास है ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च। इसमें हम बताएंगे कि हमारी रिसर्च के अहमियत क्या है और इसके फ़ायदे क्या हासिल होंगे। द इम्पैक्ट ऑफ द स्टडी नीड टू बी क्लियरली स्टेटेड इन द प्रपोज़ल एंड इट शुड आंसर द फॉलोइंग 4 क्वेश्चन। जो हमारे प्रपोज़ल का इम्पैक्ट है, असर जो पड़ेगा हमारी ये रिसर्च करने से, वो प्रपोज़ल में अच्छी तरह से लिखा होना चाहिए, साफ साफ वाज़ह तौर पे लिखा होना चाहिए। और इसमें 4 सवालों के, इन दर्ज झैल 4 सवालों के जवाबात जो हैं वो लाजमी वाज़ह तौर पे दिखाई देने चाहिए। कि जैसे कि नंबर 1 पे है व्हाट आर योर गोल एंड अचीवमेंट, यानी हमारे इस स्टडी करने के क्या गोल्स क्या हैं और उसकी स्टडी कंडक्ट करने के बाद हम अचीवमेंट क्या करेंगे। नंबर 2 पे हम बताएंगे कि थ्रू योर रिसर्च व्हाट आर योर कंट्रीब्यूटिंग, कि हमारे ये रिसर्च वर्क करने से, हमारी ये स्टडी करने से हम अब मौजूदा जो हमारी प्रॉब्लम है उसमें क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, क्या नई चीज़ हम एडिशन क्या देंगे, क्या नया प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक देंगे, सॉल्यूशन देंगे, वो बताएंगे। नंबर 3 पे हम बताएंगे व्हाट इज़ द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योर रिसर्च, कि हमारी इस रिसर्च की ज़रूरत और अहमियत क्या है। नंबर 4 पे हम बताएंगे कि व्हाट इज़ द यूज़ एंड व्हाट इज़ गोइंग टू चेंज और हैपन इन द एंड थ्रू योर रिसर्च, कि हमारी इस रिसर्च वर्क करने से, इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने से उसका इस्तेमाल क्या होगा और व्हाट इज़ गोइंग टू चेंज, और क्या तब्दील होगा इससे, हमारे रिसर्च वर्क करने के बाद इसमें क्या इम्प्रूवमेंट आएगी, क्या तब्दीली आएगी। ये सारे सवालों के जवाबात जो हैं ये हमें अपनी रिसर्च वर्क के इस स्टेप में, रिसर्च प्रपोज़ल के इस स्टेप में वाज़ह करने होंगे। नंबर 6 पे हम अपने रिसर्च प्रपोज़ल में बताएंगे कि हमारी रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होगी, हमारा रिसर्च करने का जो तरीक़ाकार है वो क्या होगा। मेथडोलॉजी is 6th most important point to write a fine proposal is to write a research methodology with the questions how you are going to start your research right from literature review till the end conclusion in 4 to 5 points। means कि ये छठा एक अहम हिस्सा है हमारे रिसर्च प्रपोज़ल का, जिसमें हम बताएंगे कि हम जो रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे हैं इसका हम आगाज़ किन सवालात से करेंगे और ये जो लिटरेचर रिव्यू से इसके नताइज अख़ज़ करने तक का जो मरहला है, ये 4 से 5 पॉइंट पर मुश्तमिल जो मरहला है, ये हम कौन से तरीके के तहत कंडक्ट करने जा रहे हैं, इसके बारे में हम मेथडोलॉजी के अंदर सारी डिटेल देंगे कि हमारे सवालात कौन से होंगे, किस बुनियाद पे हम करेंगे, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, ये सारा कुछ
रिसर्च मेथडोलॉजी में हम बताएंगे। नेक्स्ट 7th स्टेप है हमारे पास एक्सेप्टेड रिज़ल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, कि जो प्रोजेक्ट के एक्सपेक्टेड तवक्कुआती नताइज हैं वो क्या होंगे। दिस सेक्शन इंक्लूड्स द एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट ऑफ योर रिसर्च। इस मरहला में हम अपनी रिसर्च के जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट हैं, तवक्कुआती रिज़ल्ट हैं कि कंडक्ट करने के बाद ये नताइज अखज़ होंगे, वो बताएंगे। 2 to 3 lines of approximate result with its achievement on the target application। इसकी टारगेट एप्लीकेशन पर अप्लाई करने के बाद जो तवक्कुआती रिज़ल्ट हैं उन्हें हम 2 से 3 लाइनों में बयान करेंगे। इसके बाद 8वें नंबर पे हमारे पास है रिसर्च प्रपोजल एस्टिमेटेड बजट, कि जो हमारा ये रिसर्च हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिसकी हम एस्टिमेशन कर रहे हैं, उसके एस्टिमेटेड बजट क्या होगा, कितने बजट में वो कंडक्ट होगी, उसके एस्टिमेटेड टोटल जो एक्सपेंसेस हैं, कॉस्ट है, वो क्या होगी। इसके बारे में हम 8वें नंबर पे सारे बयान करेंगे। इसमें जो पॉइंट्स मेन आएंगे वो ये हैं। दिस पार्ट comprises of salary budget if you hire anyone like JRF, SRF fellows, budget for consumable yearly expenditures, budget for travel within your country or abroad, budget for other costs, contingencies, purchases of book, review paper, taking prints, Xerox demonstration, electricity charges, institute infrastructural charges etc। यानी इसमें हम वो तमाम अखराजात जो हैं उनका तखमीना लगाएंगे, ख्वाह वो कोई हमने सैलरी बजट कोई हायरिंग की हुई है, बंदे रखे हुए हैं अपने बजट के रिलेटेड वर्किंग के लिए, उसकी सैलरी के एक्सपेंसेस होंगे वो भी काउंट करेंगे। कंज्यूमेबल जो हमारे एक्सपेंसेस होंगे ईयरली बेसिस पे एक्सपेंडिचर, उन्हें भी काउंट करेंगे, जिनमें स्टेशनरीज और एट्सट्रा जो भी हैं। और बजट फॉर ट्रैवल, जो ट्रैवलिंग वगैरह हमने करनी है अपने रिसर्च वर्क के रिलेटेड, ख्वाह वो कंट्री वाइज है या अब्रॉड है, उस सारी का हम रिकॉर्ड रखेंगे। बजट फॉर अदर कॉस्ट में हम नागहानी सूरत में पेश आने वाले मसाइल, या हमने कोई बुक्स परचेज़ की हैं, रिव्यू पेपर परचेज़ किए हैं, प्रिंटिंग करवाई है, कोई डेमोंस्ट्रेशन बनवाई है, या बिजली के चार्जेस हैं, या किसी इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई हमने यानी अपनी कोई इंस्टीट्यूशन ऐसी है जो जिसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है, उसके जो चार्जेस होंगे वो सारे इंक्लूड करके, तो वो हम अपनी सारी एस्टिमेशन करेंगे कि हमारा टोटल जो एस्टिमेटेड बजट है इस रिसर्च कंडक्ट करने का वो क्या आ रहा है। बजटिंग की भी 2 टाइप्स होंगी जिनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। इनमें पहले नंबर पे आती है रिकरिंग बजट। रिकरेंट बजट ट्रैक्स ऑनगोइंग रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस दैट अकर ऑन अ रेगुलर बेसिस, बी दे मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली और एनुअली। यानी जो रिकरिंग बजट है, इसमें रिकरेंट बजट बेस पे हम क्या करते हैं, जो ऑनगोइंग रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस होते हैं, यानी जो बार बार हो रहे होते हैं, रेगुलर बेसिस पे रेवेन्यूज़ भी हो रही होती हैं और एक्सपेंसेस भी हो रहे होते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं। ये मंथली बेस पे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी उनका रिकॉर्ड जो है मंथली बना सकते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे, सेमी एनुअली और एनुअली किसी बेस पे भी हम वो बजटिंग कर सकते हैं। आल्सो नोन एज एन ऑपरेशनल बजट। ये जो रिकरिंग बजट है इसे ऑपरेशनल बजट भी कहते हैं, कि ये जो हमारी ऑपरेशन जारी है उसके बारे में बजटिंग कर रहे होते हैं। ए रिकरेंट बजट इंक्लूड्स लाइन आइटम्स सच एज वेजेस, यूटिलिटीज़, रेंट और लीज पेमेंट्स एंड टैक्सेस। यानी जो रिकरेंट बजट है हमारा, रिकरिंग बजट है, इसमें लाइन आइटम्स इंक्लूड्स होती हैं, वेजेस होती हैं, यूटिलिटीज़ एक्सपेंसेस जो भी हम कर रहे हैं, जितने बिजली, गैस या एट्सट्रा जो भी इस तरह के रिलेटेड यूटिलिटीज़ रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो, और जो हम रेंट दे रहे हैं वो बिल्डिंग का है, वो हमारी किसी मोटर बाइक,
या व्हीकल किसी का भी है रेंट, वो सारा, या लीज़ हम दे रहे हैं, लीज़ पेमेंट कर रहे हैं किसी बिल्डिंग की, किसी व्हीकल की, या टैक्सेस हम जो पे कर रहे हैं, वो सारे इसमें हम एस्टिमेशन करेंगे रिकरिंग बजट में, यानी रिकरेंट बजट में हम इसकी एस्टिमेशन करेंगे। और नंबर 2 पे फिर आता है नॉन रिकरिंग बजट। दिस पार्ट यू हैव टू स्टेट व्हाट आर ऑल द मशीन्स, सॉफ्टवेयर, इक्विपमेंट यू वांट। यानी इस बजटिंग में हम जो भी हमें इक्विपमेंट चाहिए, जो मशीनरी चाहिए, जो सॉफ्टवेयर चाहिए, उसकी जो कॉस्ट होगी वो हम इसमें बजटिंग करेंगे उसकी। दिस इज़ अ वन टाइम परचेज। ये जो हम पूरे अपने उस रिसर्च कंडक्ट करने के लिए जो भी इक्विपमेंट हम या सॉफ्टवेयर या मशीनरी या जो भी एसेट हम परचेज़ कर रहे हैं, उसकी एक दफ़ा ही परचेज़ करने के जो कॉस्ट होंगी वन टाइम परचेज़ के, वो इसमें लिखेंगे। सो हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट ऑल यू नीड टू स्टार्ट योर रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स। और ये जो हमारी बजटिंग है, ये हमारे रिसर्च वर्क शुरू करने के बारे में जो इनिशियल कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ेगी उसके बारे में एस्टिमेशन करेंगे इस बजटिंग में, नॉन रिकरिंग बजटिंग में। A separate table of the entire summary of the budget estimate has to be developed, stating all the total of different budgets in a single table and the grand total। और इसके रिलेटेड हमें एक समरी फॉर्म में तमाम जो बजटिंग हमने की है रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, उनके एक वैल्यूज़ बनानी पड़ेगी कि इस शो करनी पड़ेगी कि ये हमारी रिकरिंग बजट में ये एक्सपेंसेस इतने इतने अरसे के लिए ये एक्सपेंसेस होंगे, और जो हमारे नॉन रिकरिंग बजट के एक्सपेंसेस होंगे वो फ़लाँ एसेट, मशीनरी और सॉफ्टवेयर या इक्विपमेंट के अगेंस्ट इतने इतने होंगे। फिर उनकी सारों की टोटल जो कॉस्ट होगी वो सारी को सम अप करके उसका ग्रैंड टोटल करके पूरे बजट रिसर्च वर्क के लिए स्टार्ट से एंड तक वो सारा हमें समरी की फॉर्म में लिख के पेश करना पड़ेगा। और ये सारा हम अपनी इसी रिसर्च प्रपोजल एस्टिमेटेड बजट जो पॉइंट होगा, पॉइंट नंबर 8, इसमें करेंगे। और इसके बाद हमारा आखिरी पॉइंट आ जाता है पॉइंट नंबर 9, रेफरेंसेस। इस पॉइंट में हम क्या करेंगे कि जो हमारे रिसर्च से रिलेटेड जो वर्क है जो पहले से हुआ उसके कुछ अहम जो बिल्कुल रेलेवेंस रखते होंगे, रिसर्च वर्क पहले हुआ उसके हम रेफरेंस जो हैं वो इंक्लूड करेंगे। फाइनली इंक्लूड 1 to 4 हाई इम्पैक्ट रिसर्च वर्क रिलेटेड टू योर रिसर्च एज अ रेफरेंस इन योर रिसर्च प्रपोजल। हम अपने रिसर्च प्रपोजल में सबसे आखिर में 1 से 4 यानी कोई भी वैल्यू 2, 3, 4, 5 जो भी हम लिखना चाहें, जितने भी हमें ईज़िली अवेलेबल हो जाएं हमारे रिसर्च वर्क से रिलेटेड, जो हमारे रिसर्च वर्क से रिलेटेड हों, जिनसे हम गो थ्रू हुए हों, जो हाईली रेलेवेंस रखते हों, उन रिसर्च प्रपोज़ल के रेफरेंस दे देंगे कि ये फ़लाँ रिसर्च प्रपोज़ल रिसर्च वर्क हमने पहले पढ़ा है, जो रिसर्च हो चुकी है उसमें ये कुछ मौजूद था और इसमें ये मैंने गैप फाइंड किया है। और उसके रिलेटेड यानी जिनमें से हमने गैप फाइंड किया था, जो रिसर्च हमने पहले पॉइंट्स में गैप फाइंड करने के लिए स्टेटमेंट बनाते हुए हमने जो गैप फाइंड किया था, वही रिसर्च वर्क जो हमने रिव्यू किया था, लिटरेचर रिव्यू किया था, उसी को देखते हुए हम उनके रेफरेंस दे देंगे कि फ़लाँ रिसर्च जो लेटेस्टली कंडक्ट हो चुकी है उसमें ये गैप अभी मौजूद था और उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ। बस ये थे जी रिसर्च प्रपोज़ल तैयार करने के लिए 9 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा, कारआमद और कामयाब रिसर्च प्रपोज़ल लिखने के लिए ये अहम जो इक़दामात थे, ये पॉइंट थे, ये आपकी मदद ज़रूर करेंगे।
इनको जहन में रखते हुए, इनके अकॉर्डेंस पे चलते हुए रिसर्च वर्क करने से हम अपने रिसर्च प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करवाने में ज़रूर कामयाब होंगे। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल के बटन को प्रेस करके ऑल के टैब को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें। शुक्रिया।